ओके ठीक है, लिखो भी टॉपिक और ध्यान यहाँ देना, उधर मत देखते रहना, कहीं ध्यान उधर देखते रहो। सुन रहे हो ना? इधर हंस रहे हैं। विस्थापन धारा इंग्लिश में लिखवा दूं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो। देखेगा तो कौन? तुम ही देखने वाले, और देखने वाला कौन है? अगर देखोगे तो किसको करोगे शेयर? स्कूल वाले लोगों को, स्कूल के। सही है, हैं? फिर हो गए ना हाल। अरे सारा रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, सारी वही सारी तुम लोगों की, तुम सारे फंसोगे। देखो विस्थापन धारा क्या है। सबसे पहले एम्पियर ने जो परिपथ या नियम दिया था वो बताओ मुझे क्या था? किसी बंद पथ का परिसंचारण उस बंद पथ से गिरी हुई समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युत क्षमता बराबर होता है। यहाँ पे जो समीशन आई है ना, वो समीशन आई के बारे में बोल रहा है चालन धारा। चालन धारा कौन सी होती है? कि परिपथ में बहने वाली जो सिंपल धारा होती है ना, आई से बोलते हैं, उस आई को क्या बोलते हैं? चालन धारा बोलते हैं, अपने आई सी। तो आई बोल दो या आई सी बोल दो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या बताया इसमें? मैक्सवेल ने बताया कि ये जो नियम है ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसके अंदर एक धारा और जोड़ी जाएगी, आई डी। डी से यहाँ पे क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब इसने इस बात का पता कैसे लगाया? तो आपने बुक में पढ़ा होगा, मैंने बताया था, संगायित्र था आपके पास। अब संगायित्र को आवेशित कर रहे हो, संगायित्र पे आवेश आ गया है प्लस माइनस, इसके अंदर क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। इसकी तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। यहाँ से धारा बह रही है, जिसे अपने आई सी बोल दो, चाहे क्या बोल दो, आई। समझ आ गया यहाँ तक क्या? ये चालन धारा है। ये चालन धारा, पहली बात तो ना आपको सोचने वाली बात है कि संगायित्र है वो धारा का प्रवाह नहीं कर पाता, यहाँ से यहाँ तक धारा जाएगी नहीं। मतलब आवेश यहाँ से यहाँ तक गति तो कर रहा है धारा के रूप में, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गति नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बताओ? बीच में संगायित्री प्लेटों के बीच में क्या है? गैप है, अंतराल है। बोलो। तो उसने देखा कि ये धारा आवेश यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, चलो ठीक है, लेकिन बीच में जो धारा है वो गायब हो गई है। बीच के अंदर इसमें अंतराल है, वायु है, तो धारा प्रवाहित कैसे हो रही है? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? विस्थापन है। तो नाम क्या रख दिया धारा का? विस्थापन। और धारा गायब थी यहाँ से, तो नाम क्या रख दिया उसका? विस्थापन धारा। तो उसको आई डी बोला, विस्थापन धारा। अब ये आई डी विस्थापन धारा उत्पन्न क्यों होती है? तो ओरेस्टर ने जब चौथे लेसन हमने किया था उसमें ओरेस्टर ने क्या बताया था? धारा प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाह का सिंपल समझ ले सकते हो, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। छठे लेसन में पढ़ेंगे, फैराडे ने बताया उल्टा। फैराडे ने क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा। या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। तो वही बात है, यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में। किस में परिवर्तन हो रहा है? कैसे हो रहा है? जब ये संगायित्र अनावेशित था, इस पे आपने इसको जोड़ा नहीं हुआ, यहाँ से कनेक्शन नहीं है, तो संगायित्र की प्लेट पे आवेश कितना है? 0। कितना आवेश है? 0। पहले एक प्लस आया, फिर एक माइनस आया, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, आवेश बढ़ रहा है ऐसे। यानी आवेश में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और आवेश में परिवर्तन होने से इसके मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में भी क्या हो रहा है? तो विद्युत क्षेत्र समय के साथ क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो फैराडे के अनुसार विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? और वो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये हमने अभी पढ़ा इस लेसन के अंदर। तो यही है, ये विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन ही विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। और मैक्सवेल ने इस विस्थापन धारा का सूत्र दिया था, आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी। कितना दिया है? आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी बाई डी टी का मतलब तो है परिवर्तन। किसका परिवर्तन? विद्युतीय फ्लक्स का। किसके सापेक्ष? तो यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स बदल रहा है, विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, और इस विद्युतीय फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो रही है? इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करना चाहते हैं, करवा देता हूँ प्रूफ।
पहले एक बार आप लिख लो इसको थोड़ा सा, बाद में इसका प्रूफ कर लेते हैं। हेडिंग लिखो विस्थापन धारा। विस्थापन शब्द कहाँ से है बताओ? संधारित्र की प्लेटों में जो गैप है यहाँ से क्या है? विस्थापन शब्द आया है। और ये उत्पन्न क्यों हो रही है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, विद्युतीय फ्लक्स बदल रहा है। तो विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रही है? विस्थापन धारा। लिखो। मैक्सवेल के अनुसार संधारित्र की प्लेटों के मध्य मैक्सवेल के अनुसार संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण मैक्सवेल के अनुसार संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है मैक्सवेल के अनुसार संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वह विस्थापन धारा कहलाती है। वह विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, नई लाइन से लिखो। विस्थापन धारा कॉमा परिमाण में चालन धारा के विपरीत होती है। एक मिनट रुकना। विस्थापन धारा कॉमा परिमाण में चालन धारा, ब्रैकेट में IC लिख देना। IC या तो I लिख दो या IC लिख दो, एक ही बात है। C मतलब कंडक्शन, C मीनिंग क्या है? चालन। विस्थापन धारा कॉमा परिमाण में चालन धारा IC के बराबर होती है। नई लाइन से लिखना। अतः विस्थापन धारा कितनी हो जाएगी? विस्थापन धारा ID बराबर एप्सिलॉन 0 d phi e अपॉन dt। d phi e अपॉन, अब इसका प्रूफ करना है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है पता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र होता है E। प्लेटों का क्षेत्रफल अगर A है फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई बराबर, वैसे तो देखो EDS cos थीटा था। कितना था? DS का समाकलन करोगे तो बाद में कुल क्षेत्र कितना आ जाएगा? क्या बात, लेट स्कूल ही नहीं आया था? तो फॉर्मूला आता है वैसे तो EA cos थीटा, थोड़ा समझने वाला है। ये आपके पास क्षेत्रफल है A, इसका प्लेटों के मध्य तीव्रता है ये। इस प्लेट का अगर आप क्षेत्रफल सदिश, ये प्लेट है, इसका एरिया यहाँ पर है ये। अगर आप इस प्लेट को सामने से देखोगे तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? आंखों की ओर होगा। अगर आप यहाँ खड़े हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, दोनों एक ही दिशा में है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। कोस 0 की वैल्यू होगी है क्या तक? EA। इसका प्रूफ हो जाएगा क्या यहाँ से? इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ पे है और A ये रहा। A से A क्या बचा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको यहाँ पे करना है क्या है? d phi e अपॉन dt, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन करना है। बोलो जी,
समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करो। समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर कीजिए अवकलन। क्या बनेगा, डी फाई ई अपॉन, अच्छा यहाँ पे अवकलन करो तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा और क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, क्या बचा, डी क्यू अपॉन डी टी। इधर क्या है, डी फाई ई अपॉन, अच्छा डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, क्या होता है, आई। 1 अपॉन में एप्सिलॉन 0 आई, और यहाँ पे आई की जगह क्या लिखेंगे, डी, क्योंकि प्लेटों के मध्य जो आवेश था वो किसके कारण था, विस्थापन के कारण था, तो विस्थापन धारा तो आई डी लिख दिया। इसका तो गुणा करो, मल्टीप्लाई करो उसको, तो आई डी बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन, समझ आ गया जी। ये इसका प्रूफ है। दोबारा देख लो थोड़ा सा, मेन चीज़ ये वाली है कि फाई की वैल्यू कैसे आई। ये आपके पास प्लेटें थी, इसके मध्य ये आपके पास आवेश था, विद्युत क्षेत्र की दिशा यही थी क्या, बोलो जी, विद्युत क्षेत्र दिशा ये है, इसका प्लेट का क्षेत्रफल ए है। तो अगर आप इस प्लेट को देखो, यहाँ पर ये प्लेट है, आप यहाँ खड़े हो, इसको देखो तो क्षेत्रफल कहाँ होगा, आंखों की ओर, यानी ये डीएस वेक्टर यहाँ हो जाएगा, दोनों समांतर हो गए, थीटा डीएस की जगह संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आएगा प्लेट का, ए। तो ये बनेगा ई ए कोस थीटा, कोस 0 कितना हो गया, 1, तो ये आ गया ई ए। समझ आ गया, तो ये आपने लिख लिया, प्रूफ आप उतार लो इसका। और यहाँ पे ये जो कोस कैसे हुआ है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये एक्स्ट्रा है, आप समझने के लिए नोट डाउन करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है जी। ये ए से ए कट हो चुका है। अच्छा ये बताओ मुझे, मैंने ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यों लिखी, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यों लिखी, क्योंकि संघायित्र की बात कर रहे हैं और संघायित्र के प्लेटों के मध्य परिणामी तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आती कैसे है, पहली प्लेट की आधी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरी प्लेट की भी आधी सिग्मा अपॉन, दोनों की दिशा एक दिशा हो जाती है, जुड़ जाते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, कर लो प्रूफ इसका। वैसे तो चांसेस कम है कि प्रूफ पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन फिर भी आपके लिए तो काम की चीज़ ही है, करो इसको। नेहा इधर ना, प्रूफ समझ तो आ गया सबको, पक्का ना, बोलो जी। आपको दिख रहा है अर्श क्या, ये वीडियो 1 घंटे कम से कम बन जाएगी, कम से कम भी 30-35 GB की, देखना बंद ना हो जाइए क्योंकि इसमें स्पेस कम है, अभी चल रही है, क्योंकि 1 घंटे की 30 GB के आसपास बन जाएगी। हाई रेजोल्यूशन पे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा बाद में, हैं करना, रवनीत पोज करना है इसको, लेकिन 1 मिनट रुको रुको रुको, पोज करना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा फिर। ये कौन सा है, क्या है, किसके पास और बुक, किसके पास है, एक ही बुक है, सिंगल है, आपके पास है क्या, अभी हाथों पे कर रहे हो ना, कर तो रही है ऐसे, पता नहीं ऐसे क्या कर रही है, क्या ऐसे नहीं करी थी उसमें, ऐसे ऐसे करी थी वो, शक्तिमान बन रहे, शक्तिमान लिखो, एक गुण लिखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का, सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती, एक गुण जो कल लिखवाया नहीं था लिख लो उसको, सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती ठीक वही होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती ठीक वही होती है जो कंपनशील ऑब्लिक दोलनशील ऑब्लिक त्वरित
आवेशों की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ठीक वही होती है जो कंपनशील ऑब्लिक दोलनशील ऑब्लिक त्वरित आवेशों की होती है। अब इसका रीजन, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों उत्पन्न होती है बताओ? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। जब आवेश गति करेगा तो किस में परिवर्तन होगा? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जिस आवृत्ति से वो कंपन कर रहे हैं उसी आवृत्ति क्या उत्पन्न होती है? तरंग। तो जो आवृत्ति आवेशों की होगी वही आवृत्ति किसकी होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग की। लो एक बुक दो, मैं क्वेश्चन करवाया था आपको। कोई नहीं लेके आते बुक, नहीं करते क्या है। तुम्हें बुक तो दे दी ना भाई, स्कूलों में मिल गई तुम लोगों को बुक्स, नई की पुरानी? तो ले आओ उसको। देखो जी, जो बोर्ड में 2 क्वेश्चन आए थे, पहले तो वो बताया था जो बोर्ड में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो बोर्ड में ये आया हुआ है, 10⁻⁻10 मीटर तरंग दे रखी एक्स किरण है, ये लैम्डा दे रखी है सबकी। एक दे रखा है 6800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है, ठीक है जी। और एक 500 मीटर की रेडियो तरंग है। 500 मीटर की क्या है? रेडियो वेव। कहता है इन सभी तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान नियत है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबकी अलग अलग लैम्डा दे रखी है, वो कह रहा है किस भौतिक राशि का मान नियत है। सीधा क्वेश्चन आया था बोर्ड में, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पहले। तो बताओ मुझे ये तीनों किसके भाग हैं भाई? प्रकाश, एक्स किरण और रेडियो तरंग, ये किसके भाग हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग है अभी। किसके भाग हैं? और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति सबकी अलग अलग होती है। उस दिन क्रम लिखवाया था, घटता बढ़ता। तरंग दैर्घ्य सबकी अलग होती है, घटती बढ़ती थी। तो इसका मतलब आवृत्ति अलग अलग है, तरंग दैर्घ्य लेकिन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के भाग हैं, यानी प्रकाश का ही भाग है, सूर्य के प्रकाश का, इन सबका वेग समान होगा। तो आप लिखोगे इन सभी के लिए C एक समान होगा। C क्या होगा? C क्या है? प्रकाश का वेग कितना? मीटर पर। तो इसका आंसर आएगा, कोई भी भाग दे दे, एक्स किरणें, गामा किरणें, जो थोड़ी ये देगा, कोई भी भाग, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश, सबके लिए किसका मान सही रहेगा? प्रकाश का वेग। तो लिखोगे सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों, लिख लो सभी। अब क्वेश्चन नंबर तो बताऊं क्या? पुरानी बुक में तो 8.3 है, नई बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा। पुरानी बुक में 8.3 है, या ऐसे लिख लो, थोड़ा पता लग जाएगा। सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग हैं, सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग हैं, इसलिए C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसलिए C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होता है? ये प्रकाश का वेग सभी के लिए समान होगा। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सभी के लिए समान होगा। ठीक है बेटा जी। एक क्वेश्चन जो बोर्ड में और आया था वो और सुन लो। क्वेश्चन में दे रखा था एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज के बैंड क्या होता है? एक पूरे स्पेक्ट्रम का पार्ट, हिस्सा, टुकड़ा। इस पे समस्वरित होता है। समस्वरित रेडियो चलाया किसी ने? FM तो चलाया होगा। FM जब क्लिक करते हैं तो आपको उसकी रेंज मिलती है ना, जैसे 92.3 का FM की रेंज मिल रही है, तो क्या आप उसको 92.3 पे चलाओगे, 92.4 पे चला लोगे? 92.3 पे चलेगा वो। यानी जो FM की रेंज आ रही है उसी को क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं, आवर्ती बैंड बोलते हैं। रेडियो में ट्यूनर होता है, ट्यूनर देखा रेडियो में, जिससे अपने फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जब उसको फ्रीक्वेंसी को घुमाते हैं तो वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। जिस फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है उसे बोलते हैं समस्वरित।
सम का मतलब समान, स्वर का मतलब फ्रीक्वेंसी समान होगी, जो रेडियो की है वही उस सिग्नल की है, तब तो सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। कहता है इस आवर्ती के संगत तरंग जरा ज्ञात करो, इस आवर्ती के संगत, मुझे बताओ इस प्रश्न के अनुसार गिवन आपको क्या दिया हुआ है, न्यू वन पहली आवर्ती कितनी 7 मेगाहर्ट्ज, न्यू टू कितना है 12 मेगाहर्ट्ज, ज्ञात क्या करना है लैम्डा, न्यू बराबर क्या होता है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा सी अपॉन, तो मुझे बताओ लैम्डा वन कितना आएगा सी अपॉन और लैम्डा टू कितना आएगा सी अपॉन, बोलो समझ आ गया क्या, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, न्यू वन की वैल्यू 7.5, मेगा का मतलब 10⁻6, फिर सी की वैल्यू 3 × 10⁸ कितना है 12, मेगा का मीनिंग 10⁻, जो भी आंसर आएगा मीटर में, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कैलकुलेशन कर लोगे, समझ आ गया, करो इसको यहाँ तक। पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर देखना कौन सा है, 8.5 है, पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 8.5 8.5, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, प्लीज करो, जल्दी करो। क्या हुआ, रिफ्लेक्शन आ रहा है हैं, किस जगह, अब सही है, करो। बुक देना ये, हो गया। इसके बाद 8.6 की बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, एक आवेशित कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज आवृत्ति से क्या करता है, दोलन, कण दोलन कर रहा है इतनी आवृत्ति से, कहता है दोलक के द्वारा जनित यानी उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति, दोलक कण के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति, अभी लिखवाया पॉइंट, अभी भी सो रहे हो, समान तो होगी, क्यों, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्यों उत्पन्न होती है, आवेशित कण की गति के कारण, ये कितने आवृत्ति से गति कर रहा है, तो तरंगे जो उत्पन्न होगी उसकी आवृत्ति भी 10⁻, समझ आ गया क्या, लिखो आंसर। हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशित कण की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कॉमा आवेशित कण की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है, न्यू लाइन से लिख लिया, आवेशित कण की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है, अतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति भी, अतः विद्युत चुम्बकीय, शॉर्ट में EMW लिख लिया करो, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति भी बताओ कितनी होगी
10⁹ हर्ट्ज होगी। लास्ट क्वेश्चन जो आप बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, करवा दूं। निर्वात में आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होता है? B0। कल बताया था कितना देर का है? 510 नैनो टेस्ला। नैनो का मीनिंग और टी का मीनिंग टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे रखा है और विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कल बताया था, बताओ। C बराबर E0 अपॉन, ज्ञात क्या करना है? E0। विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। C की वैल्यू, B की वैल्यू 510 इंटू 10⁻, सही है जी। 8 और 1, 8 और 1 9 और 9 0 हो गया भैया। 10⁻8 ये रही और 1 ये रही, कितनी होगी? माइनस की 9 और प्लस की 9 कैंसिल, बचा कितना? 51 इंटू 3, 51 इंटू 3 कर लो, 153 वोल्ट प्रति। एक मात्रक और होता है, बताओ कौन सा? हाँ बोलो बोलो। अरे सारी आवाज मेरी रिकॉर्ड थोड़ी करनी है, खुद की भी कर लो। बोल तो रहे। हाँ, न्यूटन पर गुलाम। करो, पॉज करना है इसको। टाइम कितना हो गया? 2:10 किया नहीं क्या? अगला क्वेश्चन, देखो। एक तो ये क्वेश्चन दिया, ये करना नहीं है आपको। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की पारिभाषिकी, स्पेक्ट्रम पूरा पूरा दे रखा है ना, पाठ्य पुस्तक में दी गई है। सूत्र E बराबर h न्यू का प्रयोग करते हुए सभी वर्णक्रम जितने भी स्पेक्ट्रम के भाग है उनके लिए उनकी आवर्ती और ऊर्जा ज्ञात करो। तो प्रत्येक के लिए ज्ञात नहीं करनी, तो जिसका देगा उसकी आवर्ती देगा, तो ऊर्जा E बराबर h कर लेंगे। तो ये करना नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग आप ज्ञात नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम आपको इतना बड़ा बनवाया हुआ है, इसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसीज ये नहीं लिखवाई है, ये आपको नहीं आती। अरे मत करो, कौन कर रहा है ये? तुम्हें सारे काम एक दिन में करने होते हैं क्या? पढ़ाई पे फोकस मत करना कभी। ये टाइम पास करते करते टाइम तुम्हारा इतना पास हो जाएगा ना, तुम लोग पेपर के अंदर पूछोगे ये हो गया क्या? 8.8 में विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, किससे लिखें बताओ? 120 न्यूटन प्रति गुलाम, ये दे रखा है। पूछा इसके साथ में देखिए इसकी आवर्ती, आवर्ती दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब 10⁶ हर्ट्ज। पूछा है सबसे पहले B0, पहले क्या पूछा है बताओ कैसे करोगे? C बराबर, तो यहां से B0 कितना आ जाएगा? E अपॉन E दे रखा है। C पता है या नहीं पता? क्या होता है? दूसरा ओमेगा, ओमेगा 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ओमेगा बराबर होता है 2πn। क्या होता है? अब n, इसी को तो अपने आवर्ती बोलते हैं, तो 2πn लिख दो या न्यू लिख दो, एक ही बात है। ये दे रखा है, कर लोगे? तीसरा k पूछा है, k होता है तरंग संचरण नियतांक। k क्या होता है? बताओ 11वीं क्लास के तरंगों वाले चैप्टर के अंदर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, तरंग संचरण नियतांक का। k बराबर तो पहले हंसने लगी हो तो पूछ ना ले मुझसे। 2π अपॉन लैम्डा, 2π अपॉन लैम्डा नहीं है, बोलो। पहले लैम्डा याद कर लें, पहले क्या कर लें? तो इससे पहले लैम्डा याद कर लेना। इसको रख दो 4 नंबर पे, इसको रख दो 3 नंबर पे। न्यू बराबर क्या होता है? तो यहां से लैम्डा कितना आएगा? C अपॉन न्यू। बोलो समझ आ गया क्या? तो लैम्डा आ गया C अपॉन न्यू से, न्यू पता है C पता है, लैम्डा आ गया, लैम्डा यहाँ पुट कर देना, K आ जाएगा।
तो कितनी चीजें पूछ ली? 4, 1 2 3 और कर लोगे? तरंग संचरण नियतांक 11वीं क्लास में था। इकाई दूरी में तरंग के द्वारा तय किया गया कलांतर, इकाई दूरी बटे में ना, जो बटे में तो क्या होता है? इकाई दूरी के लिए जो तरंग ने कला तय करी है, जो कला यानी कोण बनाया है, उसे क्या बोलते हैं? तरंग संचरण नियतांक। करो, सारी चीजें बता दी है, फॉर्मूले बता दिए, आंसर आपके सामने है, करने आप लोगों ने। जल्दी करो थोड़ा सा, फिर इसका एक पार्ट और है। इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के ना वो समीकरण लिखने हैं। कल लिखवाए थे मैंने समीकरण आपको, विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के, याद है? वो प्रगामी तरंग वाला। ये लेसन विद न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। टोटल मिला के लेसन हो गया अब आपके 7, 1 से 4 सॉरी 1 से 5, 11वां और 8वां। अब कल शुरू करेंगे छठा लेसन। कौन सा लेसन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे वाला। और आपकी इस तरह से लगभग फर्स्ट बुक पूरी हो जाएगी। एक बचेगा लेसन 7वां, प्रत्यावर्ती धारा। तो फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट होने वाली है। और सेकंड बुक का एक लेसन हो चुका है, 11वां, 12वां परमाणु, 13वां नाभिक। छोटे छोटे लेसन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। परमाणु तो अगर आप चाहो तो अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, डोल्टन मॉडल है ना, थॉमसन, जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, नील्स बोर मॉडल की कमियां, और उसके बाद में आपके पास हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर 5 श्रेणियां होती है, लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट और फुंड। हाँ थियोरेटिकल है मोस्टली, थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा थियोरेटिकल। नौवां 10वां लेसन सबसे बड़ा है, 14वां लेसन सबसे बड़ा है, सेमीकंडक्टर। करें शुरू क्या? अब आपको पूछा है विद्युत क्षेत्र का समीकरण, बताओ मुझे विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या होता है? बोलो आप लोग बताओ, कल बताया था। E बराबर E0 साइन kx, x यहाँ पे दिशा है, मैंने मान लिया कि तरंग x दिशा में गति कर रही है। क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तरंग का, सीधा लिखना है। तो मुझे बताओ E की जगह तो E आएगा, E0 की जगह क्या लिखोगे? E0 की जगह इसका वैल्यू लिखोगे। वैल्यू कहाँ से आएगी? दी हुई है, कितनी? 120। तो E0 की जगह तो क्या आ गया? फिर साइन k की जगह वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, निकाल लोगे। x की जगह x, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, बोल लो जी। और t की जगह तो जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब क्या है? जो आपने ऊपर से वैल्यू लिखनी है। अच्छा ये तो आ गया विद्युत क्षेत्र का समीकरण। किसका समीकरण? विद्युत क्षेत्र सदिश का समीकरण। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र सदिश का बताओ। B बराबर B0 साइन kx माइनस B0 की वैल्यू ज्ञात करोगे, यहाँ पे आ जाएगी। फिर साइन k की वैल्यू ज्ञात करोगे, साथ में क्या आएगा? x, ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करनी है, साथ में क्या आ जाएगा? ये किसका समीकरण आ गया? चुंबकीय क्षेत्र सदिश। ये कॉपी में ऐसे क्वेश्चन मार्क ही मिलेंगे, मुझे पता है। ये आप लोग पहले भी कई बार मैंने बोला, आप लोगों ने पहले भी न्यूमेरिकल नहीं किया ना। सारे लेसन क्या हो गए? सारे पूरे कर रखे हैं। करो फिर इसको, एक दिन कॉपी चेक करेंगे बैठ के अच्छे से। ये अगस्त का महीने, इसमें आपके ना टारगेट है 3 लेसन हो जाएंगे। एक तो छठा, एक 12वां परमाणु वाला छोटा सा है, और एक 13वां। तो आप मान के चलो कि आपका सिलेबस तो सितंबर एंड होते होते ही पूरा हो जाएगा। सितंबर एंड से पहले पहले महीने बचेंगे, उसका पूरे 6, और 6 महीने में तुम लोग हवन करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। कितनी बार तो बोला था कि बार बार टेस्ट लेंगे, रिवीजन क्लासेस लगेगी, नहीं बताया था उस दिन? छुट्टियां अगर कर ली ना, तो ये सिलेबस जो पहले किया ये बिल्कुल ब्लैंक जीरो हो जाएगा, वापस स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। एक दिन 5 दिन का गैप दे के देख लो किस चीज में।
5 दिन का गैप दे के देखो, पता लग जाएगा कितना लॉस होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हैं। कितनी मर्जी बार सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, आप पे निर्भर है। और इतना जल्दी सिलेबस हो जाए और साथ साथ पढ़ के टेस्ट दे भी रहे हो साथ में, उसके बाद भी अगर मार्क्स नहीं आ रहे या नहीं आ सकते तो फिर उसमें कमी किसकी है? पिछली बार सिलेबस, पिछली बार लेट हुआ था। पिछली बार क्या, एक तो क्लास से वो लेट, पिछली बार क्लास शुरू की थी 2-3 जुलाई को, मई जून में को क्लास नहीं लगी, 5-7 दिन लगी थी। सिलेबस पूरा हुआ था पिछली बार 28 जनवरी को, 28, हाँ लेट हुआ था। सिलेबस भी ज़्यादा था, पूरा भी लेट हुआ है। फिर भी छुट्टियाँ, पिछले तो बारिश का छुट्टियाँ कितनी हुई थी, बहुत छुट्टी हुई थी पिछली बार, आपको नहीं पता? पिछली बार बारिश का छुट्टियाँ कितनी, पता नहीं आप लोगों को? गए नहीं स्कूल, पता कैसे होगा? छुट्टियाँ थी, जाओगे तो पता लगेगा। चलो, हाँ याद ही कौन नहीं किया, याद होगा तो। पिछली बार स्कूल गए ही नहीं बेटा जी तुम लोग ढंग से। क्वेश्चन देखो 8.10, एक समतल EM तरंग लिखा है, मतलब EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग में विद्युत क्षेत्र इस आवृत्ति से, तो न्यू दे दिया 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, और साथ में दे दिया इसका आयाम विद्युत क्षेत्र का। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से है, लेकिन समझ नहीं आता कई बार। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। एक समतल EM तरंग में विद्युत क्षेत्र, कोमा लगा के 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति, तो ये जो लिखा है तो क्या है? आवृत्ति। आगे देखो, तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर आयाम, तो विद्युत क्षेत्र लिख कर आयाम बाद में लिखा है, आवृत्ति पहले लिखी है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो आयाम कितना होता है? E0 कितना है? 48 वोल्ट प्रति, ज्यावक्रीय रूप से क्या करता है? दोलन। ज्यावक्रीय क्या होता है? ज्यावक्रीय किसको बोलते हैं? ज्या, साइन को। अभी E का समीकरण लिखा था ना, E बराबर E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, B बराबर B0 साइन kx माइनस, तो जब भी साइन आता है उसे बोलते हैं ज्या वक्र, और कोस आएगा तो कोज्या, टैन आएगा तो स्पर्शज्या। समझ आ रहा है क्या? तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है बताओ? न्यू बराबर, तो यहां से लैम्डा C/न्यू कर लोगे। दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना है? तो C बराबर E0/, तो B0 कितना हो जाएगा? C/, बार बार एक ही क्वेश्चन, हमने कल बोला था ना आपको, इस पे कितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इसी पे देख लो, और आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, लिखवाया था पहले, करो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका C पार्ट। न्यूमेरिकल पूरे हो गए सारे, भी न्यूमेरिकल सारे पूरे हो गए जो आपके सिलेबस में थे। 8.1 और 8.2 के लिए लिख लेना कॉपी में, जब हम 7th लेसन कंप्लीट कर लेंगे तब करेंगे। कौन सा? 8.1 और 8.2 लो, और इसका C पार्ट अभी करवा रहा हूं, थर्ड पार्ट। कौन कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं बताओ? 8.1, 8.2 कब करने हैं? 7th चैप्टर होने के बाद। इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। थर्ड पार्ट में पूछा है, सिद्ध कीजिए कि विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का टॉपिक सेकंड लेसन संधारित्र का टॉपिक में करवाया हुआ है। बताओ कितना होता है? विद्युतीय ऊर्जा घनत्व कितना होता है? बोलो। सेकंड लेसन संधारित्र की कुल ऊर्जा के लास्ट बार में तो छोटा टॉपिक ऊर्जा घनत्व। आपने उसने पूछा था कि सर इतना बड़ा करना, मैंने छोटा करके दिखाया था, वो बताओ। UE बराबर होता है हाफ
एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, विद्युतीय ऊर्जा घनत्व। इसको देख के हम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व लिख सकते हैं, यू बी, हाफ की जगह तो ई की जगह बी, एप्साइलन जीरो की जगह एप्साइलन जीरो विद्युतशीलता, तो इसकी जगह म्यू नोट चुंबकशीलता। और बताया था एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर ये गुणा में आएगा तो चुंबकशीलता, वो गाउस का नियम याद आ रहा होगा, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, तो ये गुणा में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बताओ कौन सा घनत्व है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ये ऊपर वाला कौन सा है, और ये समझ आ गया। टू प्रूव, इधर ध्यान दो एक बार के लिए, बस थोड़ा सा टॉपिक है, हमें प्रूव करना है यू ई इक्वल टू यू बी। अगर आप इसमें इनके मान रख के करोगे ना तो ये प्रूव करने में मुश्किल हो जाएगी। देखो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.854 10 की पावर माइनस, इसकी वैल्यू निकालोगे, चलो आगे, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बटे में 4 पाई आ गया, फिर सोल्व करोगे पॉइंटों में तो एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे, तो आपको मैथमेटिकली कर लेते हैं। कैसे, बिकॉज यू ई की वैल्यू कितनी होती है, यू छोटा है ध्यान रखना, हाफ एप्सिलॉन जीरो, बोलो जी, इसमें आ रहा है ना पूरा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ सी की वैल्यू क्या थी, ई अपॉन, वैसे ई नोट बी नोट होती है, हमने ई और बी लिया है तो लिख सकते हो। अगर आपने ई नोट लिखना है तो यहाँ पे ई नोट लिख दो, बी नोट लिख दो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ई नोट, और मुझे बता सकते हो यहाँ से ई नोट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे सी इंटू बी का स्क्वायर, बोलो तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलो सही है क्या, ये वाली बात सही है क्या। देखो जी सी की वैल्यू, सर यहाँ से ई नोट की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ सी की वैल्यू क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण में लिखवाया था, याद आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर करो, 1 बटा में रूट हट जाएगा, म्यू नॉट इंटू में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन में, ये क्या है और ये क्या है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, क्या प्रूफ हो गया क्या, हैंस प्रूव्ड, बोलो समझ आया। दोबारा देख लो, कुछ भी काम नहीं करना, ई की वैल्यू पता है ना, यहाँ से कॉमन फॉर्मूला इतने न्यूमेरिकल कर लिए, सी की वैल्यू ये पता है ना, क्वेश्चन दिया था बोर्ड एग्जाम में, 1/√, म्यू नोट सी नोट किसको दर्शाता है, सी को, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, ये इससे कैंसिल आ गया, कितना आसान है, समझ आ गया क्या। ये कंप्लीट है पूरा लेसन विद न्यूमेरिकल, कंप्लीट हो गया अब आपका। पोस्ट कर दो।